Hello and good evening. This is Janadesh 2019 in its final stages, because guess what is happening tomorrow? I don't think you need to guess really, because it's been a moment that we've been waiting for. Not just, the over 2-month period that the election process started, but even much before that, a countdown of sorts has been on for almost the last 1 year. But as far as countdowns go, we're also beginning the countdown to when the counting of votes in EVMs, the repository of the people's verdict, will begin at 8 a.m. tomorrow right here on DD News. You will see that on the screen any moment now, and that is just how long by the second you really have to wait for this entire process to begin. Although because of the stipulations by, well, last of all, the Supreme Court, that the EVMs and VVPATs need to be matched in at least 5 polling booths in each state assembly, and each parliamentary seat has multiple state assemblies. The process might be slightly delayed, but we will know the verdict one way or the other, perhaps tomorrow itself, isn't it, Ashok? जी हाँ, बिल्कुल गौतम, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 घंटे अब सिर्फ बाकी हैं, यानी सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां अब सिर्फ कुछ पल की बाकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव, इतने बड़े लोकसभा चुनाव, और उसके बाद नतीजे देश के सामने होंगे। लेकिन नतीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत होगी, और शुरुआत सबसे पहले जो बैलेट जो चिट्ठियां जो आती हैं, बैलेट से जो वोट आते हैं, पहले उनकी काउंटिंग होगी, और उसके बाद जो है बक्से खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगे। और ईवीएम को लेकर आज एक बार फिर से देश भर में विवाद होता रहा, और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसको लगातार विवाद बनाने की कोशिश की जाती रही। और दुर्भाग्य की बात गौतम सबसे बड़ी है कि मैं शायद पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले केंद्र सरकार को तमाम राज्यों का अलर्ट भेजना पड़ा है, क्योंकि इस तरह की धमकियां कई पॉलिटिकल पार्टियों ने, कई नेताओं ने दी हैं कि अगर हमारे मन मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं आए तो हम हिंसा कर सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। देश में इस तरह की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं, यह भी अपने आप में बड़ी शर्मनाक बात है। बहरहाल इस वक्त जो तमाम खबरें हैं, जो तैयारियां हैं वोटिंग की, काउंटिंग की, उसको हम लगातार आपको बताएंगे। Yes, certainly. But before we do all that, because we will keep track through Janadesh today of how this process has been put in place, what all has gone into it, let's quickly bring up the headlines for you. लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना के लिए सभी इंतजाम पूरे। देश भर में 1140 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। पोस्टल बैलेट की गिनती से होगी शुरुआत। लोकसभा चुनाव में पहली बार होगा वीवीपैट पर्चियों का मिलान। हर विधानसभा सेगमेंट के 5 पोलिंग स्टेशन पर होगा वीवीपैट मिलान। देर शाम तक साफ हो सकती है नई लोकसभा की तस्वीर। पांच 542 सीटों के चुनाव मैदान में 8000 से ज्यादा उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य है दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गज हैं सियासी रण में। ईवीएम के मतों की गिनती से पहले वीवीपैट की पर्चियों को गिनने की विपक्षी दलों की मांग को चुनाव आयोग ने किया खारिज। आयोग ने स्पष्ट किया, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होगी मतगणना, नहीं होगा कोई बदलाव। और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना भी कल। आंध्र प्रदेश की 175, उड़ीसा की 147, अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों के नतीजों की भी होगी घोषणा। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के नतीजों की ताजा और सटीक जानकारियां आप तक लेकर आएगा डीडी न्यूज। सुबह 6 बजे से ही डीडी न्यूज पर होगा देश की सबसे विश्वसनीय और विशाल कवरेज का प्रसारण। And like I said, after nearly 2.5 months of waiting since the election process began, the big day is finally here.
Counting of votes for the Lok Sabha polls 2019 begins at 8 a.m. at various counting centres across the country tomorrow. The fate of over 8,000 candidates of 542 parliamentary seats will be decided. However, final results are expected only by late evening due to tallying of voter-verified paper audit trail slips, that is VVPATs with EVM count for the first time. 67.11% of the 90.99 crore electors cast their votes in the 7-phased elections. This is the highest ever voter turnout in Indian parliamentarian elections. Assembly elections have also been conducted in the states of Andhra Pradesh, Arunachal, Odisha and Sikkim. The Election Commission has set up a total of 1,140 counting centres across the country. This is for the first time in a Lok Sabha election that results of voting machines will be matched with slips generated by paper trail machines. The exercise will take place in 5 polling stations per assembly segment, which effectively means that out of an estimated 10.3 lakh polling stations, the EVM VVPAT machines and their matching will take place in 20,600 EVMs. Out of the 543 Lok Sabha seats, elections were held for 542 constituencies as the EC had cancelled the polls for the Vellore seat on the grounds of the excessive use of money power. The poll panel is yet to announce a fresh date for Vellore elections. और इस वक्त सीधे कल चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वोट काउंट को लेकर के, उसके लिए सीधा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ऋषि, कुल मिलाकर देखें तो तमाम विवादों के बीच ईवीएम, वीवीपैट की गिनती पहले, ईवीएम को लेकर तमाम सवाल, उस सब के बाद कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं और अब तमाम जो विवाद हैं उनको विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि अब जो फोकस है वो वोटों की गिनती पर होगा। हाँ बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन, जबकि हम देख रहे हैं कि 17वीं लोकसभा की मतगणना की सभी तैयारियां चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं और 7 चरणों में देश के मतदाताओं ने अपना मत दिया है, इसी उम्मीद के साथ कि वो अपनी एक ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं जो उनके मनमाफिक है और जिसको वो वोट देना चाहते थे उसी को वोट दिया है। और इसी भरोसे के साथ चुनाव आयोग ने भी जो तमाम इंतज़ाम किए थे चुनावों के दौरान, जिसमें सुरक्षा के इंतज़ाम हो या जो अन्य जो इंतज़ाम हैं जिसमें कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट बढ़ाने के प्रयास किए थे, उन सब का एक परिणाम का दिन है और हम कह सकते हैं कि ये सबके लिए उत्साह का दिन है और उम्मीद का दिन है और सभी को इस भावनाओं के साथ कल के दिन को लेना चाहिए कि जो फैसले हैं वो जनता के फैसले हैं और जनता के फैसलों को लेना लोकतंत्र में कि सबकी स्वीकार्यता का ही एक परिणाम होता है और ये अपरिहार्य भी है। लेकिन जहाँ तक जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तमाम जो विवाद हमने देखे 7वें चरण की समाप्ति के बाद से लेकर अब तक जो दिखाई दिए हैं वो हमने देखा है कि आमतौर पर कभी भी इस तरीके से देखने को नहीं मिला कि मतगणना से पहले ही इस तरीके की शिकायतें, मतदान, कोर्ट में कंप्लेंट्स, ये सब होना, ये कहीं ना कहीं सियासी जो पैतरेबाजी है, जो परिणामों को, उम्मीदों को लेकर वो दिखाई देती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके की जो स्थिति है उसका सही मायनों में जो पटाक्षेप है वो इस मतगणना के बाद ही होगा। इससे पहले किसी भी तरीके के आकलन पर जाना और उस पर प्रतिक्रियाएं देना, ऐसी प्रतिक्रियाएं देना जो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, जिसमें चाहे वो हिंसा की बात हो, खून खराबा की बात हो, इस तरीके की जो बातें खासतौर से सियासी दलों के द्वारा की गई हैं वो निंदनीय तो हैं ही, लेकिन लोकतंत्र को भी मजबूत नहीं करने वाली हैं। अशोक, the demand that the election commission had been faced with from the opposition parties that they wanted the EVM VVPAT match to take place before counting really gets underway. The 5 random EVMs that were to be matched with the VVPATs. What has the election commission decided on that? Because we kept on hearing through unofficial sources that demand has been rejected because the election commission felt it will delay the results inordinately. But do we have something official from the election commission on this?
देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच में इस समय जो शिकायतों और उसके निपटारे की बात करें, तो चुनाव आयोग चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के द्वारा मीटिंग करता है और उनके पक्ष जानता है कि वो चुनावों में उनकी क्या क्या मांगे हैं। इस तरीके की मांग अगर समय रहते की जाती है तो चुनाव आयोग उस पर अपना संज्ञान ले सकता है। लेकिन अब जबकि हम जानते हैं कि मात्र 12-13 घंटे का समय बचा है, मतगणना शुरू होनी है, चुनाव की इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया है जिसमें कि हम देखते हैं कि करोड़ों की तादाद में जो वोट हैं उनको गिना जाना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा ऐसा दिन जबकि जो मतगणना है वो होने जा रही है। ऐसी स्थिति में ऐसी कोई भी मांग जो कि मतगणना को प्रभावित कर सकती है, इस मामले को लेकर कि जो इंतजाम किए गए हैं वो तय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हो सकते हैं अगर उनकी मांग मानी जाए तो। इसमें हमने ये भी देखा कि तमाम पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट तक गई और हमने देखा कि 7वें चरण से लेकर मतगणना के बीच में ही एक पिटीशन डाली गई जिसमें कहा गया कि 100% आप वीवीपैट को काउंटिंग करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि एक विधानसभा से सिर्फ 5 रैंडमली सेलेक्टेड जो बूथ हैं वहाँ के आप जो वीवीपैट और ईवीएम है उसकी काउंटिंग की जाएगी, उसका पर्चियों का मिलान किया जाएगा। तो इस तरीके की किसी भी मांग जो कि अनुचित मांग ही कही जा सकती है, जबकि आपकी जो मतगणना की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, बल्कि ये कह सकते हैं वो पूरी हो चुकी है। किसी भी स्थिति में हम उसमें कोई भी बदलाव करते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी या किसी भी विपरीत स्थिति को देखा जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर चुनाव आयोग की ही होती है। इसलिए आयोग अपनी तय प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ता है और किसी भी अचानक की गई मांग को उतना आसान नहीं है उसको फलीभूत करना, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि करोड़ों वोटों को गिने जाना है और लाखों लोगों को उसमें शामिल होना है। तो प्रक्रिया कल क्या होगी, एक बार वो भी बता दें। उसको आयोग ने इसी बात से कहकर उसको खारिज किया कि इसको फिलहाल करना संभव नहीं है। जी, कल की प्रक्रिया भी फिर बता दें एक बार। जी, प्रक्रिया भी बता दें कि किस तरह की प्रक्रिया रहेगी कल। देखिए, जहाँ तक कल की प्रक्रिया की बात करें तो आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है, और इस बार एक और बात जो देखने को मिली है चुनाव आयोग की ये बड़ी सफलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो बड़ी तादाद में आयोग के सफलता उसमें कही जा रही है उसको मिले हैं। 17 लाख तकरीबन इस तरीके के पोस्टल बैलेट्स वोटर इस बार रहे हैं, जिसमें से टर्नआउट अगर हम बात करें गौतम, जो अब तक हमारे पास जो आंकड़े हैं तकरीबन 85% उसमें टर्नआउट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उनकी गणना की जाएगी आयोग ने जिस तरीके से बताया है, और अगर वो गणना की जाती है तो उसमें समय भी लगेगा। दूसरा, उसके बाद जो ईवीएम है उसकी काउंटिंग की जाएगी, और अंत में जो रैंडमली सेलेक्टेड हर एक विधानसभा की 5 वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम के साथ किया जाएगा, वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस लिहाज से ये कहा जा रहा है और आयोग की तरफ से भी संकेत दिए गए कि थोड़ा सा जो परिणाम हम देखते थे कि पहले 1 बजे से लेकर 2 बजे तक तकरीबन 60 से 70% तक रुझान आ जाते थे, 80% तक हमने रुझान देखे हैं। और पिछले अगर हम देखें लोकसभा में और उससे पहले हमने 2004 की लोकसभा से हमने ये लगातार देखा है कि जब से ईवीएम लोकसभा में प्रयोग की गई है, 2004 में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था पूरे देश में, और हमने देखा था कि 11 से 12 बजे के बीच में ही उन ट्रेंड्स को देख लिया गया था, भांप लिया गया था कि किसकी सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन इसको हम इस बार थोड़ा सा इसमें डिले देख सकते हैं, और हो सकता है इस बार 12-1 बजे के आसपास नहीं, लेकिन 3 से 4 बजे तक ये रुझान करीब करीब क्लियर हो जाएगा कि किसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो कल की ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि चुनाव आयोग ने सभी इंतजाम किए हैं। इसके लिए उन्होंने ऐप बनाई है, और ऐप के जरिए हर एक जो वोटर है, जो देश का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल के जरिए उस ऐप को डाउनलोड करके न सिर्फ देश के ट्रेंड्स को देख सकता है, बल्कि हर एक राज्य में अपने इलाके के सीट का भी ट्रेंड देख सकता है। तो बहुत माइन्यूटली चुनाव आयोग ने जो ट्रेंड्स हैं और जो रिजल्ट्स हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। ऋषि, अगर सुरक्षा के हिसाब से बात करें तो जैसा हमने शुरू में भी कहा कि पहली बार इस तरह का हो रहा है कि जिस दिन वोटों की गिनती है उस दिन केंद्र सरकार को कई राज्यों का अलर्ट जारी करना पड़ रहा है कि इस तरह की हिंसा की कोई वारदात ना हो। साथ साथ ये भी है कि लगातार पिछले 2 दिनों से एग्जिट पोल आने के बाद
एक बड़ी तादाद में फेक न्यूज जो है सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। ईवीएम को लेकर तमाम तरह की, और बड़े बड़े पत्रकार भी जो है इस तरह की फेक न्यूज फैलाने में आगे हैं। जाहिर सी बात है कल इस तरह की चीजें ना हो, वोटों की गिनती को लेकर के, काउंटिंग को लेकर के और ईवीएम को लेकर के इस तरह की फेक न्यूज ना फैले, क्या उसके लिए भी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए अशोक, जहां तक फेक न्यूज़ और इस तरीके की खबरें हैं, अफवाहों को फैलाने को लेकर, चुनाव आयोग, हम जानते हैं इस समय देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और आयोग के पास पर्याप्त अधिकार हैं, उनके पास इन सब चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने के। और हमने देखा है कि इस बार सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की गई हैं, चीज़ें अपलोड की गई हैं, वो सबसे ज़्यादा हटाई गई हैं, कार्रवाई की गई हैं। पहले हमने देखा था कि जो ट्रेंड्स होते थे जिसमें कि जो पेड न्यूज़ की खबरें होती थी पहले चुनावों में, वो ज़्यादा दिखाई देती थी बनस्पत फेक न्यूज़। इस बार जो ट्रेंड बदला है वो पेड न्यूज़ से फेक न्यूज़ की ओर ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो पेड न्यूज़ का काम होता था वो फेक न्यूज़ से कराने की कोशिश की गई। तो ये इस पर तो आयोग की बिल्कुल नज़र है। दूसरा जो आपने बात की, जो वीवीपैट की इस बार वो भी होगी, मिलान भी किया जाएगा, तो उसके लिए भी आयोग ने एक माइक्रो ऑब्जर्वर जितने भी होते हैं उनको खास तौर से जो वीवीपैट और ईवीएम की जो पर्चियों के मिलान हैं उनके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को तैनात किया है। और हम जानते हैं कि काउंटिंग सेंटर पर ऑब्जर्वर्स तो रहते ही हैं, लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर्स की विशेष इंतजाम इस बात को लेकर किए गए हैं कि जो मिलान होगा वो एक तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने होगा, जिसमें कि किसी भी तरीके के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और ये बात आयोग ने बहुत सोच समझकर सुनिश्चित की है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही मिलान किया जाएगा, क्योंकि अगर रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होता है तो वैसी स्थिति में विवाद की संभावना बढ़ जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग सेंटर पर आयोग की तरफ से एक कंप्लीट अथॉरिटी होती है जो ये तय करती है कि जो भी हो रहा है वो सही है या नहीं है। वो जो फैसला होता है रिटर्निंग ऑफिसर का वो अंतिम होता है। इसी लिहाज से ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हर एक विधानसभा की 5 जो मशीनों की जो गिनती की जानी है उसमें एक ही व्यक्ति को वो देखना है, यानी कि एक लोकसभा में अगर हम कहें कि अगर 5 विधानसभा आते हैं तो 25 जो पोलिंग सेंटर हैं उनकी जो वीवीपैट की पर्चियों का जो मिलान होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने होगा। इसलिए थोड़ा डिले इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन इसमें फुल प्रूफ चेक है और किसी भी विवाद को दूर करने की पूरी यहाँ पर चुनाव आयोग ने उसमें इंतजाम किए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए थे हमसे, लगातार बता रहे थे कि किस तरह के इंतजाम कल वोटों की काउंटिंग के लिए किए गए हैं। और फिलहाल हमें पूछना चाहिए कि हम कम से कम रिटर्निंग ऑफिसर जी, हम यहीं पर होंगे और आपको लगातार अपडेट दे रहे होंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जनादेश में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। PNB, भरोसे का प्रतीक। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+ इंडियन ऑयल की पेशकश। जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, करीब कह सकते हैं कि 12 से थोड़े से ज्यादा घंटे बाकी हैं जब वोटों की गिनती होगी और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देश के सामने होंगे। सबसे पहले सबसे सही नतीजे हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के महापर्व के नतीजे, जैसा कि हमने बताया कि कल सबके सामने होंगे।
कल सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू होगा, लेकिन मतगणना केंद्रों पर क्या रहती है पूरी प्रक्रिया, किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग खत्म होने के बाद सबको इंतजार है गुरुवार सुबह 8 बजे का, जब देश भर के तमाम मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। ऐसे में हर आदमी के मन में ये सवाल आता है कि आखिर वोटों की गिनती होती कैसे है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। दरअसल मतगणना का काम सुबह 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर शुरू होता है। मतगणना अधिकारी सबसे पहले डाक से आए मतों को चेक करते हैं। इस बार सर्विस वोटर के लिए नई व्यवस्था की गई है, इसीलिए इस काम में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। सबसे पहले तो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होती है और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इस बार क्योंकि सर्विस वोटर्स के लिए कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसका टाइम लगेगा डेफिनेटली, उसके पैरेलल सारे अरेंजमेंट्स हैं। सो एज पर रूल्स सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू होती है। करीब घंटे भर बाद ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होती है। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग टेबल पर लाया जाता है और काउंटिंग के लिए अलग अलग 14 काउंटिंग टेबल बनाए जाते हैं। एक बार में यानी एक राउंड में ज्यादा से ज्यादा 14 ईवीएम की गिनती की जाती है। इस तरह ईवीएम की संख्या के आधार पर कई दौर की मतगणना शुरू होती है। काउंटिंग सुपरवाइजर काउंटिंग एजेंट्स की मदद से पहले दौर की गिनती की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ईवीएम पर लगे सील्स की जांच की जाती है और ये तय किया जाता है कि मशीन से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। फिर ईवीएम मशीन में बटन को दबाकर वोटों की गिनती होती है। कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाने पर ही कुल वोटों का पता चल जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। वहाँ मौजूद उम्मीदवार का प्रतिनिधि इसे देख सकता है। पूरे आंकड़े रिटर्निंग ऑफिसर को दिए जाते हैं, जिसके बाद पहले राउंड के नतीजों का ऐलान किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो हॉल में होते हैं वो उसको साइन करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उसी तरह जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो उसको वेरीफाई करके फिर से साइन करते हैं। सो हर राउंड पे ये सिग्नेचर्स होने के बाद फिर उस रिजल्ट को डिस्प्ले बोर्ड पे जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होता है उस पे लिखा जाता है। इस बार पूरे देश में ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ा गया है और पर्चियों का मिलान भी होना है। वीवीपैट की गिनती भी 3 कैटेगरी में होती है। The returning officer has to pass a speaking order, either accepting the request for the count of VVPAT under 56D or rejecting the request. अगर उन्होंने accept किया request को, so that is the second category of VVPATs that will then be counted. And इसके बाद फिर third category of VVPATs at the end is the random that we will pick up from 5 polling stations, the random 5 polling stations per assembly segment. पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर होते हैं। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर की भी तैनाती होती है, जो मतगणना के हर एक स्तर पर निगरानी का काम करते हैं। मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और इनकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। देश भर के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तरों पर करता है। There is a 3-tier security protocol which is there for counting. Counting premise के 100 मीटर तक it's a no vehicle zone. सिर्फ पेडेस्ट्रियन परमिटेड होते हैं। इसमें लोकल पुलिस का कॉर्डन होता है, आउटर कॉर्डन। उसके बाद प्रेमाइस में स्टेट आर्म पुलिस का कॉर्डन होता है। प्रेमाइस में कोई भी एंटर करेगा तो उसकी फ्रिस्किंग होती है। जो ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं, या तो काउंटिंग एजेंट्स या पोलिंग ऑफिशियल्स या मीडिया पर्सनल, जो भी ऑथराइज्ड हैं, ये ही अंदर एंटर कर सकते हैं। उनको आई कार्ड्स इशू होते हैं। उसके बाद अंदर स्ट्रांग रूम का सीएपीएफ कंट्रोल होता है, वो गार्ड करते हैं। इवन जो काउंटिंग हॉल होता है उसकी एंट्री सीएपीएफ गार्ड करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हार जीत का परिणाम 23 मई को आ रहा है और चुनाव आयोग ने मतगणना की इस पूरी प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। And with all the controversy that has been stirred up about the EVMs and their security right from ahead of the counting of votes for the Lok Sabha elections, let's take a look at how the voting machines have been secured.
All available electronic voting machines in a district are normally stored in a treasury or a warehouse under the direct control of the district electoral officer. The warehouse is secured by a double lock, guarded round the clock by policemen or security guards, and is also under CCTV surveillance. During a non-election period, the electronic voting machines cannot be moved out of the warehouse without specific instructions from the Election Commission. The electronic voting machines are allocated randomly to various assembly segments in a Lok Sabha seat through a software in the presence of party representatives. If the representatives are absent, then a list of allocated electronic voting machines and VVPAT machines for each assembly segment is shared with the party office. From this point, the returning officer of the assembly segment takes charge of the allocated machines and stores them in designated strong rooms. After all the machines are prepared with the setting of candidates and the fixing of ballot papers and then commissioned, the strong room is sealed in the presence of party representatives who can also put their own seal on the lock. The strong room is guarded round the clock under the charge of a senior police officer, not below the rank of a deputy superintendent of police. It can also be guarded by central police forces wherever possible. Once sealed, the strong room can only be opened on a fixed date and time when the machines have to be handed over to the polling parties to be delivered to their designated polling stations. All the candidates and the election agents are informed beforehand about the date and the time of opening of the strong rooms. Apart from the machines allocated to specific polling stations, some reserve electronic voting machines are also taken from the strong rooms and stored in a central place in the assembly segment so that defective machines can be replaced with as little delay as possible. Once the voting ends, the electronic voting machines are not dispatched to the strong rooms right away. The presiding officer is required to prepare an account of votes recorded in the machines. An attested copy of this is provided to each candidate's polling agent. After this, the electronic voting machine is sealed. Candidates and their agents are allowed to put their signatures on the seals, which they can check for any signs of tampering. The reserve electronic voting machine should also be returned at the same time when the polled electronic voting machines are returned. Once all used electronic voting machines have arrived, the strong room is sealed and the candidate or her representative is permitted to put their own seals or locks as well. They are also allowed to keep a watch on the strong rooms around the clock. Security forces are deployed in 3 layers around the storage rooms with the Central Armed Police Forces guarding the inner ring. On the day of the results, the counting begins only after the candidate or his polling agent has checked the machine number and whether the seal is unbroken. DD News. और नागालैंड में लोकसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव की मतगणना के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहां पे क्या इंतजाम है, देखते हैं हमारे संवाददाता नदीम अंसारी की ये रिपोर्ट। नागालैंड में मतगणना को लेकर कैसी है तैयारियां, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अभिजीत सिन्हा। सिन्हा जी, डीडी न्यूज से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतगणना 23 मई को होनी है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? मतगणना 23 मई को होनी है और ये 8 बजे सुबह ये प्रारंभ होगा और इसके लिए जितनी भी जो भी तैयारियां करनी थी पूरे स्टेट में हम लोगों ने कर लिया है। पूरे स्टेट में 13 काउंटिंग सेंटर्स में काउंटिंग होगा और हर काउंटिंग हॉल के अगेंस्ट जो असेंबली सेगमेंट मार्क्ड हैं तो वो असेंबली सेगमेंट सिक्वेंशली काउंट होंगे। पहले सबसे लोएस्ट नंबर असेंबली सेगमेंट का पूरा होगा और उसके बाद जो नंबर है उसके बाद जो हायर नंबर असेंबली सेगमेंट उसका काउंट होगा। हमारे यहाँ 12 इनफैक्ट स्ट्रांग रूम्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में बताया मैंने एक स्ट्रांग रूम है। तो वहाँ जो भी इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अनुसार वहाँ सुरक्षा और सारे प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश्ड हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और सारी ईवीएम जो स्ट्रांग रूम्स है वो सीएपीएफ के एक प्लेटून गार्ड करती है और इसके अलावा बाहर टायर में भी एक सिक्योरिटी रहती है स्टेट पुलिस की। और जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर एआरओ होते हैं उनको भी हर दिन जाकर उन्होंने वो स्ट्रांग रूम को चेक किया है, लॉग में एंट्री की है। तो इस तरीके से हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि पुख्ता इंतजाम किया गया था और इसमें कोई कहीं से भी कुछ भी कोई इश्यू या कोई ऐसा मैटर आया नहीं है। और साथ साथ यहाँ सीओ ऑफिस में भी एक मॉनिटरिंग सेल है जो लगातार ये सारे जो इंतजाम किए गए हैं उनका वो समय समय पर एक फीडबैक लेता रहता है और रिपोर्ट्स भी हम लोग मंगाते रहते हैं। तो ये थे नागालैंड के सीईओ अभिजीत सिन्हा जिन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, 13 केंद्र बनाए गए हैं, सुरक्षा का 3 टियर इंतजाम है और साथ ही साथ जो भी
कार्रवाई होनी है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरामैन एंड नागी के साथ नदीम अंसारी, डीडी न्यूज, कोहिमा, नागालैंड। और उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोकसभा क्षेत्रों अमेठी और रायबरेली में भी किस तरह की तैयारियां हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। लोकसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीट अमेठी में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से यहां पर मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जनपद रायबरेली 36 संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जो है 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनकी काउंटिंग 5 काउंटिंग हॉल में अलग अलग होगी। प्रत्येक काउंटिंग हॉल में 14 टेबल की व्यवस्थाएं की गई है, जहां पर कि हमारे एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर प्रत्येक टेबल पर रहेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे कैंडिडेट है उनके एक काउंटिंग एजेंट जो है प्रत्येक टेबल पर बैठने की व्यवस्था का प्रारूप है उस पर वो बैठेंगे। इसके अलावा एक जो हमारे जहाँ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी वहाँ पर 4 टेबल लग रही है, जहाँ पर कि 4 हमारे यारों हैं और वहाँ पर भी प्रत्येक कैंडिडेट के एक काउंटिंग एजेंट बैठ सकते हैं। और इसके अलावा सुरक्षा की बात है, सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की डिमांड की गई थी। वहाँ यहाँ पर एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी, सीआरपीएफ भी आई हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी पीएससी लगी हुई है, बाकी जो अपनी लोकल पुलिस की उसकी है। लेकिन जो काउंटिंग हॉल है या जो मेजर पॉइंट हैं वहाँ पर हम लोग सीआरपीएफ की तैनाती करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। इसके साथ ही यहाँ आपको बता दें कि अमेठी में 4 विधानसभाओं की मतगणना होगी, जबकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सलोन विधानसभा की मतगणना रायबरेली में होगी। और जब सभी रुझान एक साथ आ जाएंगे तभी यहाँ से लोगों को बताया जाएगा। हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और भारत निर्वाचन आयोग से निर्देश प्राप्त है कि मतगणना समाप्ति के पश्चात प्रत्येक विधानसभा के 5-5 वीवीपैटों को से उनकी पर्ची का मिलान किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन का मोड है। जैसे जैसे राउंड मालूम होता रहेगा उस राउंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद अपने पीएस सिस्टम से बताएंगे जो दूर तक सुनाई देगा। और मेरा अनुमान है कि हमारे मतगणना स्थल से करीब 200-300 मीटर दूरी तक इसकी आवाज़ जाएगी। इसके हम लोग इंतजाम कर रखे हैं। दूसरा, हर विधानसभा में हमने प्रोजेक्टर अपने लगा रखे हैं और उस प्रोजेक्टर से जो वहाँ के लोग हैं उनको मालूम हो जाएगा। और साथ साथ बाहर हम लोग अपने यहाँ मतगणना जो कार्मिक, वो मीडिया के कार्मिक हैं, मीडिया के जो हमारे मंच हैं वहाँ पर भी हमने प्रोजेक्टर दे रखा है, तो उस प्रोजेक्टर से आप लोग को सुविधा मिल जाएगी। अमेठी संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला सीधे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी से है और यहाँ का मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। अमरनाथ और सुल्तान अहमद के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अमेठी। और जनादेश में वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ये लो बच्चों, ये असली हीरो को जाकर के हार पहनाओ। कच्चा हीरो का फर्ज ही तो निभाया। दरवाजा बंद रखे, गंदगी और बीमारी को पहले से बचाया। दरवाजा बंद रखेगा हर कोई हर रोज। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा।
और आपका एक बार फिर स्वागत है जनादेश के सिलसिले में, क्योंकि कल होनी है मतगणना और हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए काउंटडाउन भी चलाया जा रहा है, कब तक आपको इंतजार करना होगा, लेकिन उसके बाद इंतजार और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मतगणना में जो मिलान करना है वीवीपैट और ईवीएम के पांच रैंडमली सेलेक्ट करके मिलान करना है। जब सारे मत गिन लिए जाएंगे उसके बाद तो थोड़ा इंतजार बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच जो तैयारियां हुई हैं हमारी तरफ से, 23 मई 2019 लोकतंत्र के महापर्व का सबसे अहम दिन है, जब 7 चरणों में हुए मतदान के बाद मतों की गिनती होगी। और इस अहम दिन के लिए देश के लोक प्रसारक प्रसार भारती ने भी कमर कस ली है। दूरदर्शन, डीडी न्यूज और आकाशवाणी नेटवर्क के जरिए देशवासियों तक मतों की गिनती से जुड़ी सटीक जानकारी पहुंचाई जाएगी। और इस विषय पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश से बात की हमारे संवाददाता ममता चोपड़ा ने। लोकसभा का महापर्व आम चुनाव, जिनके लिए मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन अब सबको इंतजार है कि मतों की गिनती का जो 23 मई को की जाएगी, उसके लिए प्रसार भारती ने भी जबरदस्त तैयारियां की हुई हैं। क्या है ये तैयारियां, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, चेयरमैन प्रसार भारती, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यप्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। थैंक यू। क्योंकि मतों की गिनती हो रही है और इस बार तो रिकॉर्ड मतदान भी हुआ है, तो जबरदस्त तैयारियां जाहिर है कि प्रसार भारती की ओर से भी की गई होंगी। क्या है ये तैयारियां? बात यह है कि अब पिछले 2 महीने से जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ, मैं देखा हूं कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, हमारा पूरा नेटवर्क बहुत अच्छे काम किए हैं। और आज हम इस दिन, अब कुछ ही समय में अब रिजल्ट्स, परिणाम को देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से किया है दोनों, आकाशवाणी और दूरदर्शन। दूसरी बात यह है कि ये डिजिटल जमाना है, इसलिए इस बार हम गूगल के साथ टाइप किए हैं और यूट्यूब में आपको लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ ट्रेंड्स एंड रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम हम लिए हैं, बहुत बड़ा कदम, और पहली बार हमने ऐसा कदम लिया है। दूसरी बात, आप देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से हमारा जो सोशल मीडिया में हमारा जो प्रेजेंस है, वो आपको ये बहुत जबरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। ट्विटर हो, फेसबुक हो वगैरह, वहाँ लाखों लोग वहाँ देख रहे हैं। प्रसार भारती के पास तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके जरिए हम केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं बल्कि इतनी भाषाओं में लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। आपको लगता है कि जब मतों की गिनती हो रही होगी और आंकड़े आ रहे होंगे, उस वक्त अलग अलग प्रदेशों के लोगों को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए खास अवसर रहेगा? हाँ, वो है, क्योंकि हमारा 18 अन्य दूरदर्शन चैनल्स जो है अन्य भाषाओं में, वहाँ हमारा RN न्यूज और वो केंद्र जो है बहुत अच्छा एक व्यवस्था वहाँ किए हैं ये लोग। तो ये प्रादेशिक दूरदर्शन के जो चैनल है, और दूसरा ये सब RN न्यूज पूरा यहाँ दूरदर्शन हेडक्वार्टर्स जो है, इसको हर मिनट वो अपडेट्स देते रहेंगे। आदर्श आचार संहिता भी एक ऐसा विषय है डॉक्टर सूर्यप्रकाश, जिसके दायरे में मीडिया भी आता है। तो जिस तरीके की घटनाएं और उदाहरण हम लगातार देखते रहे हैं आदर्श आचार संहिता को लेकर, उसको लेकर आपका व्यू क्या है? 21 साल से जिस दिन ये प्रसार भारती जन्म लिया, उस दिन से हमारा एक आचार संहिता लागू है। हमको आचार संहिता कभी एक चुनाव आता है और लागू होता है, वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट या माइंस डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट को होगा, प्रसार भारती को नहीं। प्रसार भारती नित्य सत्य वो ये है कि आचार संहिता लागू है जी। ये लोग समझना चाहिए। ऐसे में चूंकि मतों की गिनती पर सबकी नजर रहेगी और डीडी न्यूज के भी तमाम रिपोर्टर्स पूरे देश में फैले होंगे पूरी जानकारी देने के लिए, तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इफ यू वांट द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑन रिजल्ट्स, आप आकाशवाणी सुनते रहिए और डीडी न्यूज देखते रहिए। और सही आंकड़े, सही आकलन, सही तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूर्यप्रकाश, डीडी न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू। और कल होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए कैसी तैयारियां हैं, चुनाव आयोग ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, ये जानने के लिए डीडी न्यूज की संवाददाता ममता चोपड़ा ने उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन से बातचीत की। आइए देखते हैं।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है और सफलतापूर्वक 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जिनके लिए ये पूरी व्यवस्था तैयार की गई थी। ऐतिहासिक रहा ये कई मायनों में और अब सबकी नजरें लगी हुई हैं 23 मई को होने वाली मतों की गिनती पर। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है तमाम इंतजामात के साथ, लेकिन किस तरह इस बार वोटिंग की जाएगी इस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इस बार बदलाव इन मायनों में रहेगा कि इस बार हर विधानसभा के 5 पोलिंग स्टेशंस के ईवीएम मशीन्स की वीवीपैट मशीन के साथ उनका मिलान किया जाएगा, जिसमें समय ज्यादा लगेगा। और इसी को लेकर तमाम लोगों के जहन में भी कई तरह के सवाल हैं, जिनके जवाब के लिए हमारे साथ इस वक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, जिस तरीके से इतने बड़े स्तर पर आप लोगों ने सफलतापूर्वक वोटिंग को अंजाम दिया, पूरा श्रेय जाता है चुनाव आयोग को। उसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को ही नहीं, सारे वोटर्स को जाता है। पूरे देश में इस महात्योहार को जिस एंथुजियाज्म के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन के टाइम पे एक्सपैंड करता है तो इस प्रक्रिया में इस बार करीब 1 करोड़ 40 लाख ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे पूरे देश में ये पोलिंग करवाने में। सो इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसको पूरी तरह कंप्लीट करने में। अब सबकी नजरें तो हैं मतों की गिनती पर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी इस मतों की गिनती के लिए। काउंटिंग की प्रक्रिया 23 तारीख को सुबह 8 बजे जब शुरू होती है, तो सबसे पहले तो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होती है, और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इस बार क्योंकि सर्विस वोटर्स के लिए कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उनको बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया गया और उसके बाद वो उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके स्पीड पोस्ट के थ्रू उन्होंने वापस भेजने की प्रक्रिया है। पोस्टल बैलेट्स के लिए कहा जा रहा है कि ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि क्यूआर कोड एंटर करना पड़ेगा, एक पूरी प्रक्रिया होगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहली चीज तो सर्विस वोटर्स का जो टोटल पोस्टल बैलेट्स हमारे पास आते थे वो एक बहुत कम संख्या में आते थे, उसका मल्टीफोल्ड इंक्रीज होना इस बार लाखों की तादाद में हमारे को ये पोस्टल बैलेट्स वापस आएंगे। और उसका जो काउंटिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली उसको पहले चेक किया जाना है, क्यूआर कोड की रीडिंग होगी, सो प्री काउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं हम उसे, एंड वो कंप्लीट होने के बाद ही उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पर फिर काउंटिंग ऑफ ईटीबीपीज जो इलेक्ट्रॉनिकली आए उनकी काउंटिंग होगी। सो इसका टाइम लगेगा डेफिनेटली, उसके पैरेलल सारे अरेंजमेंट्स हैं। सो एज पर रूल्स सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू होती है। ईवीएम्स को भी हर काउंटिंग हॉल में अगर ऑन एन एवरेज 14 टेबल्स होती हैं, सो एक एक टेबल पे एक एक पोलिंग स्टेशन की या एक एक कंट्रोल यूनिट ईवीएम का आता है। सो अगर 14 टेबल्स हैं तो पोलिंग स्टेशन 1 to 14 की फर्स्ट राउंड में लाई जाएंगी, उसकी काउंटिंग होगी, उसके काउंटिंग का टेबुलेशन होगा, वो जब बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद ही सेकेंड राउंड की ईवीएम्स आएंगी, एंड इस तरह ये प्रक्रिया चलेगी। और हर राउंड के बाद जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी ईवीएम मशीन की उस वोटिंग के लिए, तो उसके हर राउंड के बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा। क्या इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए भी कोई प्रोसेस होती है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई काउंटिंग में? आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए हमारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बहुत डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। हर टेबल पे जब काउंट, एंड इससे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि ईवीएम की से जब रिजल्ट निकाला जाता है ईवीएम से, सो ऐसा नहीं है कि उसको उसकी मेमोरी चिप को किसी कंप्यूटर में डाला जाता है या उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। हमारी ईवीएम्स बिल्कुल स्टैंड अलोन है, तो उसका रिजल्ट भी ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पे ही दिखाई देता है। जब रिजल्ट बटन दबाते हैं तो उस पे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और फिर कैंडिडेट वाइज, कैंडिडेट 1 को कितना मिला, कैंडिडेट 2 को कितना मिला, वो आता है। सो इसको फिर रिजल्ट शीट पे लिख लिया जाता है और हर टेबल पे हर कैंडिडेट का एक काउंटिंग एजेंट, उनको अनुमति होती है कि वो रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं, वो नजर रख सकते हैं पूरा। वो एक वायर मैश बैरिकेडिंग होती है
उससे बाहर रहते हैं, वो काउंटिंग टेबल को टच नहीं कर सकते पर वो पूरी तरह उस पर नजर रख सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आया और वो उसको नोट करते हैं। आपने कंट्रोल यूनिट की बात की और हम जानते हैं कि कंट्रोल यूनिट में भी कई बार एरर आ जाता है, कई बार मैल फंक्शनिंग हो जाती है, ठीक से काम नहीं करती, डिस्प्ले नहीं हो रहा रिजल्ट, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने सपोज क्लोज बटन नहीं दबाया जिस समय वोटिंग खत्म हुई थी। इस तरह की कई चीजें सामने आ सकती हैं जब काउंटिंग चल रही होगी, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? आपने सही पूछा। 100 में से एक मशीन इस तरह के चांसेस रहते हैं कि हाँ उस कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट नहीं रिट्रीव कर सकते। हमारे जो प्रोटोकॉल है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस कंट्रोल यूनिट को उस समय अलग रख दिया जाएगा, उससे काउंटिंग नहीं की जाएगी। और जब सारे कंट्रोल यूनिट वाला जो राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ईवीएम राउंड जिसको हम बोलते हैं, अगर 10 राउंड्स हैं या 12 राउंड्स हैं, वो जब कंप्लीट हो गए तब उसके बाद इस तरह के 1, 2, 4 जितने भी अगर कंट्रोल यूनिट्स हैं जिसमें से रिजल्ट नहीं रिट्रीव किया गया, उसकी करस्पॉन्डिंग वीवीपैट्स वो लाके उनको काउंट किया जाएगा। अच्छा। सो उसका इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। सो पहली चीज तो जैसे एक्यूरेसी के लिए आप जो पूछ रहे थे, मैं वापस उस पर आ रहा हूँ कि हर टेबल पे पहले ये चेक होगा और उनके काउंटिंग एजेंट्स उसकी निगाह रखेंगे, वो चेक करेंगे। उसके बाद इसका टेबुलेशन होता है। अगर 14 टेबल है, 14 टेबल का राउंड वाइज टेबुलेशन जैसे हम बोलते हैं, वो टेबुलेशन होता है। वो टेबुलेशन सिर्फ मैनुअली ही नहीं होता है, सेपरेटली एक मैनुअल शीट बनती है और उसके बाद उसको साथ में कंप्यूटर में फीड करते हैं। एक्सेल से उसका फिर प्रिंट निकाला जाता है और फिर इन दोनों को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो हॉल में होते हैं वो उसको साइन करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उसी तरह जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो उसको वेरीफाई करके फिर से साइन करते हैं। सो हर राउंड पे ये सिग्नेचर्स होने के बाद फिर उस रिजल्ट को डिस्प्ले बोर्ड पे जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होता है उस पे लिखा जाता है। यानी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे, इसके लिए पूरी कोशिश की जाती है। इसके लिए ये पूरे प्रक्रिया इस तरह रखी हुई है एंड पूरी तरह उसका कार्यान्वयन किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम वीवीपैट पर आए तो वीवीपैट का कब, उसका मिलान कब शुरू होता है? किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हॉल में जहां सारी ये काउंटिंग चल रही है, जब तक कि पोस्टल बैलेट्स पूरे नहीं काउंट कर लिए गए तब तक पेनल्टीमेट राउंड ऑफ ईवीएम उस हॉल में स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके। सो उसके बाद ये ईवीएम का राउंड कंप्लीट होगा। फिर जो आपने पूछा कि जिन ईवीएम से रिजल्ट नहीं रिट्रीव हुआ वो वाले वीवीपैट्स काउंट किए जाएंगे। उसके बाद हमारे कई जगह से ये भी एक्सपीरियंस है कि गलती से प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल के बाद या तो कंट्रोल यूनिट ईवीएम में से मॉक पोल का इरेजर का जो प्रोसेस है वो भूल जाते हैं, तो उसमें वो मॉक पोल में डले हुए वोट्स भी डले हुए रह गए, या वीवीपैट में से मॉक पोल स्लिप्स निकालना भूल गए। सो इस तरह के जो केसेस होंगे उसकी वीवीपैट्स ली जाएंगी। लेकिन सुदीप जी, अभी हमने देखा चांदनी चौक में एक पोलिंग बूथ पर रीपोल कराया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो अधिकारी हैं वहां पे, चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने मॉक पोल का जो डेटा था उसे इरेज नहीं किया था। तो क्या ये हो सकता है कि जब हम काउंटिंग के लिए आए उस वक्त पर भी कुछ ऐसी मशीन हमारे पास हो जहां से ये मॉक पोल का डेटा इरेज ना हुआ हो? हमारे इस तरह के कई प्रक्रिया होती हैं और जैसे आप जानते हैं, अगर 10.36 लाख पोलिंग स्टेशंस पे जहां ये वोटिंग हुई एंड इतनी बड़े उसमें जहां हम बोल रहे हैं कि 1.4 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सो कुछ एक जगह गलतियां होती हैं। अच्छा। और उसको कैसे हमें अपने प्रोसेस में, जिससे कि प्रोसेस कहीं से भी विशेष नहीं हो, काउंटिंग का जो प्रोसेस है, जो टोटल रिजल्ट का प्रोसेस है, वो एक वोट भी गलत रिकॉर्ड नहीं हो, टोटलिंग में नहीं गलत हो। सो उसके लिए ये प्रोसीजर्स रखे हुए हैं कि अगर मॉक पोल इरेजर नहीं हुआ बट अगर वीवीपैट में से उन्होंने मॉक पोल स्लिप्स निकाल ली गई हैं तो वो वीवीपैट काउंट हो जाता है, उसमें हम कंट्रोल ईवीएम का काउंट नहीं लेते। उसी तरह अगर ईवीएम में से उन्होंने मॉक पोल निकाल लिया है बट वीवीपैट में अगर रह गया है तो उसको भी हम, हमारे पास मॉक पोल सर्टिफिकेट होता है, जो काउंटिंग जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स की, उनके प्रेजेंस में मॉक पोल होता है और वो भी उस पर साइन करते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर देता है मॉक पोल का, उसमें दिया हुआ होता है कि किस कैंडिडेट के अगेंस्ट कितने मॉक वोट्स डाले गए हैं। सो इसके थ्रू उसको एग्जामिन करके उसका रिजल्ट रिट्रीव प्रॉपरली थ्रू वीवीपैट। ओके। सो हम जो बता रहे थे कि इस तरह का पहले तो ये वीवीपैट्स काउंट होंगे, उसके बाद देयर इज अ प्रोविजन अंडर रूल 56D कि अगर कोई कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट, इफ दे अप्लाई इन राइटिंग
requesting for a VVPAT count of a particular polling station or more than one polling station, then the returning officer has to pass a speaking order, either accepting the request for the count of VVPAT under 56D or rejecting the request. अगर उन्होंने accept किया request को, so that is the second category of VVPATs that will then be counted. And इसके बाद फिर third category of VVPATs at the end is the random that we will pick up from 5 polling stations, the random 5 polling stations per assembly segment. How do you select these 5 polling stations randomly? हर polling station को एक postcard size की पर्ची पे polling station number लिखा जाएगा, उसके पूरे detailed instructions हैं कि उस number का size क्या होगा, वो number उनको सब candidates को दिखा के 4-fold करके और उसके बाद बॉक्स में डाला जाएगा, उसकी शफलिंग होगी, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर द रिटर्निंग ऑफिसर विल पिक अप वन ऑफ द स्लिप्स एज द फर्स्ट पोलिंग स्टेशन, देन सेकंड पोलिंग स्टेशन, इस तरह वो 5 पोलिंग स्टेशंस निकालेंगे और उस पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट को काउंट किया जाएगा। इस तो ये आप देख रहे थे चुनाव आयोग की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि किस तरह की कल इंतजाम किए गए हैं कल की पोलिंग, कल की काउंटिंग के लिए। और इस वक्त लगभग 8 बज रहे हैं और सिर्फ अब 12 घंटे बचे हैं। 12 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। 2019 के चुनाव नतीजे आने लगेंगे। सबसे पहले सबसे सटीक चुनाव नतीजे जो हैं आपको सिर्फ डीडी न्यूज पर मिलेंगे। देखते रहिए। फिलहाल जनादेश में इजाजत दीजिए। नमस्कार।